एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम आपके फर्स्ट चैप्टर का, ब्रिक्स, बीड्स और बोन। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द सो मच ऑफ स्टोरी पार्ट, और अब आ गया है अंतिम टॉपिक। इसके जस्ट पहले इसका बैकग्राउंड क्रिएट हो गया था। इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा है क्या, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और डिस्कवरी में आपने क्या पढ़ा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस की उस समय आर्कियोलॉजिस्ट ने, किस मूड में, किस माइंड सेट में, किन किन चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने डिस्कवरी की, और डिस्कवरी के दौरान फिर इंटरप्रिटेशन और बाकी चीज़ों में भी क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब ये पर्टिकुलर जो टॉपिक डील करेगा, डिस्कस करेगा, वो इस एस्पेक्ट पे डील करेगा कि ये जो डिफरेंट पीसेस मिल रहे थे हमको, ये जो डिफरेंट पार्ट्स मिल रहे थे हमको, इन पार्ट्स को हमने कैसे ऑब्टेन किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे ऑब्टेन किया, पीसेस में ऑब्टेन किया। ऑलराइट, या मैं कहूँ कि ये जो डिफरेंट पीस ऑब्टेन किए उन्होंने, इनको एक साथ कड़ी के तौर पे जोड़ना, इनको लिंक करना, दैट वाज नॉट इजी। सो प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट, हमारे अतीत, हमारे जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, जिसमें एक बहुत उन्नत, डेवलप, प्रॉस्पेरस सिटी जो है ये समय की रेत में खो गई, गायब हो गई। और हम आज भी बहुत सारी चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं जिनमें लैंग्वेज और स्क्रिप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके बारे में हम 100% जान लें, शायद कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी इन डिफरेंट पीसेस को इकट्ठा करने में और कहानी को लिंक करने में। क्यों? क्योंकि आज भी जब आप ये बुक पढ़ रहे हैं तब आपके सामने जो स्टोरी है, इस स्टोरी में इफ़ एंड बट्स बहुत सारे हैं। इस स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कि एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं। चलिए तो बिना देर के शुरू करते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि वी हैव ऑलरेडी सीन, व्हाट वी हैव सीन, इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग। देखो, बहुत पहली लाइन में आपको क्या है, एक क्लियर आइडिया दे दिया इसने, पैराग्राफ ने, कि इन अदर साइट्स, इन अदर हिस्टोरिकल साइट, फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन हो गया। So in all these three civilizations what we have seen कि it was easy for us to understand or to decipher or to decode their script। हमारे लिए आसान था कि उनकी भाषा को, उनकी लिपि को, उनकी स्क्रिप्ट को हम डिकोड कर सके, पढ़ सकें। So इन हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या हुआ, और आप कह सकते हैं कि इस केस में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के केस में, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के केस में, सिंधु घाटी सभ्यता के केस में क्या हुआ कि हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें हेल्प नहीं कर रही। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट हेल्पिंग इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम कैसे समझ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मटेरियल एविडेंसेस वी हैव रिसीव्ड, वी हैव एक्सकेवेटेड सो मेनी आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल रिमेन्स। हमने पूरा का पूरा ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार जो है, उसको हमने खुदाई करके प्राप्त किया। वी हैव ऑब्टेन रिजर्वायर्स, वी हैव ऑब्टेन ग्रेनरीज, वी हैव ऑब्टेन स्टैचूज, सील्स, टेराकोटा क्ले, टॉयज, सो मेनी अदर थिंग्स। तो जो कुछ भी मटेरियल एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज मटेरियल एविडेंसेस ओनली वी आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द हड़प्पन लाइफ। सो बाकी साइट्स में क्या है, वी आर वेरी 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 कॉन्फिडेंट पोजीशन, वेरी गुड पोजीशन कि हम उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डिकोड कर पा रहे हैं, एंड वी कैन अंडरस्टैंड देयर डेली लाइफ। तो जो रोज़मर्रा का इतिहास है, इतिहास से मतलब यही है ना कि जब हम जाने, तो ऐसा नहीं कि किसी एक एपिसोड को जाने, किसी एक बात को जाने, हम जब पूरी लाइफ या पूरे सिविलाइजेशन के डेली लाइफ पैटर्न के बारे में जाने, तब तो हमें पता चले कि हाँ, जानकारी सटीक है। अदरवाइज थोड़ा एपिसोड तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जानना। तो जब एक्सकेवेशन हो तो सटीक लाइफ, डेली लाइफ के बारे में पता चले। तो डेली लाइफ जो है हड़प्पन की, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में जो कुछ भी हेल्प हो रही है, बिकॉज ऑफ मटेरियल एविडेंसेस, नॉट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। सो दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बात करके बता दिया कि बर्तन हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, पेरिशेबल होंगे, और कुछ इम्पेरिशेबल होंगे। मतलब कहने का कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो बहुत शॉर्ट टर्म में क्या होगा कि डिके हो जाएंगे। डिके मतलब उनका क्षय हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और कुछ इम्पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे जो डिके नहीं होगा, जिनका क्षय नहीं होगा, और वो लंबे समय तक, वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, इंटैक्ट बने रहेंगे।
या एज इट इज़ नहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिकम्पोज्ड कंडीशन में बने रहेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल, क्लॉथ हो गया, पॉटरी तो है ही है, क्लॉथ, लेदर कुछ कुछ डिकम्पोज हुआ, काफ़ी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, वुड हो गया, रीड्स जनरली, तो ये वो चीज़ें हैं जो डिकम्पोज हो रही हैं। अब पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये इम्पेरिशेबल ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन पेरिशेबल जैसे क्लॉथ, कपड़ा, ऑर्गेनिक मटेरियल है तो डिकम्पोज हो जाएगा, लेदर ऑब्वियस सी बात है डिकम्पोज होगा, वुड, रीड्स, ये सब कुछ डिकम्पोज होने वाले वो हैं आर्टिकल्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन में ये और ईजिली, ट्रॉपिकल रीजन समझते हैं यानी आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल, ये आपको पता है मेरे ख्याल से, है ना। तो जहाँ पर ठीक ठाक कुल मिला के टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जहाँ पर सनलाइट ठीक ठाक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी कंपेरेटिवली ठीक ठाक हो रहा है। अब ऐसे कंडीशन में जो कुछ बचा हुआ पोर्शन है वो इम्पेरिशेबल मटेरियल का ही है, जैसे स्टोन हो गए, बर्न क्ले हो गया, मेटल हो गया, तो ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बचे हुए हैं, ये सर्वाइव कर रहे हैं। ऑलराइट, अब सर्वाइव कर रहे हैं तो इनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स, अब देखो हम इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग हियर दैट व्हाट प्रॉब्लम वी फेस्ड, कौन सी प्रॉब्लम, तो इसीलिए बैकग्राउंड क्रिएट किया गया। बैकग्राउंड क्रिएट करने में आपको ये बता दिया कि स्क्रिप्ट से हमें पता नहीं चल रहा, हमें मटेरियल रिमेन से पता चल रहा, मटेरियल रिमेन अलग अलग तरीके के हैं, पेरिशेबल है, इम्पेरिशेबल है। अब उसमें भी क्या बता रही है कि कुछ कुछ मटेरियल जो हमें मिला है उनमें हो सकता है बहुत सारा ऐसा मटेरियल होगा विच वॉज यूजलेस, मीन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, वो माइट भी यूज हो गया होगा, और आज के रेट में जो चीज़ें मिल रही हैं माइट भी ये वो चीज़ें हैं, या इनमें से मैक्सिमम जो कंटेंट है, मैक्सिमम जो आर्टिफैक्ट है, ये वो पार्ट है जो कि उस ज़माने में डिस्कार्ड कर दिया हो गया होगा, टूट फूट गया होगा, यूजलेस हुआ होगा और उसको थ्रो कर दिया गया होगा। इसके अलावा रिसाइकल, कुछ चीज़ों को हो सकता है रिसाइकल कर लिया गया हो और वो आज के डेट में हमें मिल ही ना रही हो। तो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स दैट आर फाउंड इंटैक्ट वर ईदर लॉस्ट इन द पास्ट और होल्डेड एंड नेवर रिट्रीव्ड। तो हो सकता है बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें हड़प्पा की हमें मिली ही नहीं अभी तक, इसलिए ऐसा हो सकता है कि या तो उन्हें रिसाइकल कर लिया गया होगा या फिर उन्हें इस तरीके से होल्ड किया गया होगा कि उनको रिट्रीव करना ही मुश्किल है। होल्डिंग आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से क्लियर है आपको कि होल्डिंग क्या है। रिट्रीव करने का मतलब है कि उसको हम वापस से रीगेन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, it is not easy for us or it is not possible for us to regain all those things. So in other words, such finds are accidental rather than typical. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी फाइंडिंग्स हमें हड़प्पा में मिल रही हैं, those are majorly accidental, means to say कि वो एक्सीडेंटली हमें मिल गई, बाई चांस हमें मिल गई हैं, बाई चांस हमें वो मिल गई हैं, ना कि एक प्लान्ड तरीके से हमने जो खुदाई की हो, प्लानिंग की हो, या हमें पता रहा हो, या कैटेगरीज में हमने रखा हो, कैटेगराइज किया हो कि इस तरीके से हमें कुछ मिलना चाहिए। तो राइटिंग जैसा कुछ मिला ही नहीं, तो राइटिंग जैसा अगर मिलता तो शायद उसका कुछ मेंशन होता कहीं ना कहीं, और मेंशन होता तो उस हिसाब से प्लानिंग करते, खुदाई करते तो शायद कुछ मिलता। अब जो खुदाई हो रही थी उसमें भी शुरुआत में आपने देखा, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था कि शुरुआत में स्ट्रैटिग्राफी फॉलो नहीं हुई और उस स्ट्रैटिग्राफी के फॉलो ना होने की वजह से बहुत सारा तो वैसे ही डैमेज हो गया। तो ये एक चीज़ समझने की बात है। अब इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम में सबसे पहली प्रॉब्लम जो आ रही है दैट इज क्लासिफाइंग फाइंडिंग्स, यानी जो कुछ भी आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं हमें, जो कुछ भी फाइंडिंग्स मिल रही हैं उनको क्लासीफाई करना। ये सबसे बड़ा चैलेंज आया आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में, उनके नज़र में, कि जब हम कोई फाइंडिंग्स निकाल रहे हैं, जब हमें कुछ भी खुदाई के दौरान मिल रहा है तो उसको हम कहाँ क्लासीफाई करें, कहाँ पर रख दें। सो रिकवरिंग आर्टिफैक्ट इज जस्ट द बिगनिंग। अब जब उन्होंने खुदाई करनी शुरू की, सो दे स्टार्टेड गेटिंग द आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स उनको मिलने शुरू हो गए, बट इट वाज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। जो वो खुदाई और आर्कियोलॉजी का काम कर रहे थे, मेहनत का काम कर रहे थे, उसकी शुरुआत होती है यहाँ से कि फाइंडिंग्स मिलनी शुरू हो गई, तो चलो सक्सेस है, ये एक मोटिवेशन का काम है। बट आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड्स। अब प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत के बाद जो कुछ भी चीज़ें मिलनी शुरू हुई तो फिर उनको एक कैटेगरी में रखना। उदाहरण के लिए आपको कपड़े अगर मिल रहे हैं तो कपड़े किस तरीके के हैं, कौन से फैब्रिक के बने हुए हैं, अपर और लोअर जो गारमेंट्स है वो इस तरीके से क्लासिफाई करना, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। देखो क्लासिफिकेशन में दो क्राइटेरियाज फॉलो किए इन लोगों ने। तो जब भी कोई आर्टिफैक्ट मिल रहा है तो सबसे पहले उसके मटेरियल के बेसिस पे कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे कपड़े ही मिले थे, इन्होंने देखा कि कॉटन के बने हुए कपड़े मिले, इसका मतलब कि हड़प्पन पीपल्स कॉटन को ग्रो करते रहेंगे। अभी कॉटन की बात आएगी थोड़ी बहुत, तो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो टर्म्स ऑफ मटेरियल कि किस तरीके के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। देन
तो पदार्थ में उन्होंने देख लिया कि यार पत्थर का बना है, कुछ ऑर्नामेंट हो सकता है, स्टैचू हो सकता है, मिट्टी का बना है, मेटल का बना है, बोन का बना है, हाथी दांत का बना हुआ है। और दूसरा सेकंड है मोर कॉम्प्लिकेटेड इज टर्म्स ऑफ फंक्शन, यहां पर थोड़ी मुश्किलात आते थे इनको। तो मटेरियल के बेसिस पर तो देख लिया उन्होंने, और दूसरी क्लासिफिकेशन की जो उनके पास टेक्निक है या क्राइटेरिया है, दैट इज फंक्शन, की उसका क्या यूज था, उसकी यूटिलिटी क्या थी, उस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट की यूटिलिटी कुछ ना कुछ तो रही होगी, उसकी उपयोगिता कुछ ना कुछ रही होगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टिफैक्ट इज अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज, कि कोई चीज़ मिली है तो या तो वो कोई उपकरण होगा, या फिर वो कुछ ऑर्नामेंट ज्वेलरी होगी, या फिर वो शायद किसी रिचुअल में इस्तेमाल आने वाली कोई चीज़ होगी। अब ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो दिमाग में आर्कियोलॉजिस्ट की आ रही हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी ऐसा राइटिंग में तो लिखा नहीं है कि उसका ये सटीक यूज़ होगा, और ना कहीं पर और वो डायग्राम मिल रहा है जिसमें उसका यूज़ होता हुआ दिख रहा हो। टूल मिल गया सिंपली, अब टूल से आप कितनी कहानियाँ कंस्ट्रक्ट करोगे, तो जो भी कहानी पॉसिबल है वो कहानी आप इन दो बेसिस पर बनाने की कोशिश करोगे। नाउ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिसेम्बलेंस। तो सबसे खास बात, हमेशा ये कॉमन चीज़ होती है, कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपके दिमाग में कोई भी चीज़ आती है, किसी भी पर्सन को आप देखोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे, तो एक एक कॉमन पैटर्न आप फॉलो करते हो, एक साइकोलॉजिकल आप कह दो कि एक हमारी वो है कि जब भी हम किसी चीज़ को देखेंगे तो उसका हम कंपैरिजन करेंगे पहले से देखी हुई चीज़ से। फॉर एग्जांपल, आपने किसी इंसान को देखा, तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वो अजनबी है आपके लिए, लेकिन जैसे ही आपने देखा और देखने में आपको लगा कि कुछ यूनिक, कुछ कुछ तो ऐसा रिसेम्बलेंस हो रही है, समानता हो रही है, तो समानता किसके साथ होगी? आपने जो पहले देखा होगा। आप क्या कहोगे कि इस पर्सन का फेस जो है ये मेरे इस रिलेटिव से या मेरे इस फ्रेंड के साथ में मैच कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई भी पर्सन, ऑब्जेक्ट को आपने एक समानता दी, रिसेम्बलेंस दी, सिमिलैरिटी के साथ में आपने किया। सिमिलैरिटी क्या? प्रेजेंट डे थिंग्स। तो ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे थे कि जो भी आर्टिफैक्ट उस समय उनको मिल रहा था, ऑब्टेन कर रहे थे वो लोग, तो वो क्या करते थे कि वर्तमान में जो भी ऐसे कोई टूल यूज़ हो रहे होंगे या प्रेजेंट डेट में कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही होगी या प्रचलन में होगी, प्रैक्टिस में होगी, ट्रेंड में होगी, उसके साथ उसकी रिसेम्बलेंस, सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे बीड्स हैं, कॉर्न है, स्टोन है, ब्लेड और पॉट्स जितने भी हैं, तो ये सारे ऑब्वियस एग्जाम्पल या बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पर या उनके मटेरियल के बेसिस पर, ज़्यादातर फंक्शन के बेसिस पर क्या कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, कंटेक्स्ट में, एक कंटेक्स्ट में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यार मान लो खुदाई के दौरान हमें क्वेंस मिल गए, है ना, तो आपको मैंने बताया था कि भाई सैडल क्वेंस खूब सारे अमाउंट में मिले, तो हो सकता है इस पर्टिकुलर साइट में कुछ ऐसा मेडिसिन का काम होता रहा होगा, या फिर कुछ इसी तरीके से सिमिलरिटी वाला काम हो रहा होगा। कहीं पर वेट्स बहुत ज़्यादा मिल गई हैं, तो कॉन्टेक्स्ट ये फिट होता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर घर में मिला है एक सिंपल, तो माइट भी वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो लोग उस ज्वेलरी या ऑर्नामेंट को सिंपली पहने होंगे। ड्रेन में मिला होगा तो माइट भी उसको डिस्कार्ड कर दिया होगा। ग्रेव में मिलेगा तो इससे फिर वो सोशल जो स्टेटस है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है, एक तरीके से सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन होता था कि नहीं, ठीक है, क्लास सोसाइटी में थी कि नहीं, उसका अंदाज़ा लगाएंगे। तो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है। कहीं पर बल्क में मिलेगा, इसका मतलब वहाँ पर उसका बल्क में प्रोडक्शन होता रहा होगा या मैन्युफैक्चरिंग होती रही होगी। तो डिपेंड करता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टिफैक्ट मिल रहा है, उस आर्टिफैक्ट को फंक्शन के बेसिस पर और उसके बाद फिर उसके कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर फिट करने की कोशिश की जाएगी। फिर समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। इसके बाद कई बार कुछ चीज़ों का तो बहुत आसान है, जैसे बर्तन मिल गए हैं, बीड्स मिल गई हैं, ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है प्रेजेंट डे के चीज़ों के साथ में उसको रिसेंबल करना और साथ साथ जिस कॉन्टेक्स्ट में मिल रही है उस कॉन्टेक्स्ट में रिलेट करके उसकी स्टोरी को क्रिएट करना, या बहुत ईजिली ये लॉजिक लगा लेना कि यहाँ पर इसका ये यूज़ हुआ होगा। लेकिन कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आर्कियोलॉजिस्ट को जिसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होना पड़ेगा, या मैं कहूँ कि इनडायरेक्ट एविडेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा। फॉर एग्जांपल, उनको कॉटन मिला, कॉटन आ गया यहाँ पे, फॉर एग्जांपल देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन। अब इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब समझा देता हूँ मैं। तो क्या कह रहे हैं वो कि उदाहरण के लिए हमें कॉटन मिल गया, ठीक है, अब कॉटन जब मिला हड़प्पा की काफ़ी सारी साइट से, तो फिर इन्होंने क्या किया, टू फाइंड अबाउट क्लॉथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंसेस। कहीं पर लिखा हुआ तो मिला नहीं है कि किस किस तरीके का ड्रेस पैटर्न था हड़प्पा लोगों का, हमें
मूर्तियाँ, स्टैचूज़ मिली हैं, जैसे अभी आपने प्रीस्ट किंग वगैरह को देखा, तो आपने देखा कि वो शॉल जैसा कुछ पहना हुआ है। उसमें भी बहुत डिटेल का कुछ ऐसा नहीं मिलता। कुछ-कुछ मूर्तियों में कितना ड्रेस पैटर्न समझ लोगे आप। कॉमन हड़प्पन पीपल की भी फ़ोटो नहीं मिल रही हैं कि कॉमन हड़प्पन पीपल क्या पहनते थे, बेसिकली उनका ड्रेस पैटर्न पता चल जाए। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस का मतलब है कि जो कुछ भी मूर्तियाँ मिल रही हैं, स्कल्पचर्स मिल रही हैं, उन स्कल्पचर्स के साथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक रिसेम्बलेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी पड़ेगी, या उसको रीड आउट करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करना पड़ेगा कि किस तरीके का ड्रेस पैटर्न रहा होगा। ऑलराइट, फिर कॉटन के एविडेंसेस जो मिल रहे हैं ना, कॉटन के एविडेंसेस का एग्जाम्पल इसलिए भी है यहाँ पे क्योंकि कॉटन एक ऐसी चीज़ थी जिसका ना सिर्फ हड़प्पा में जिक्र है, बल्कि इसका जिक्र कहाँ है, मेसोपोटामिया तक में जिक्र है। चलो, तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस। समझ में आ रही बात? यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मीन्स टू से कि वो एक एविडेंस को समझने के लिए अलग अलग रेफरेंसेस लेंगे। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का मतलब यही है कि एक एविडेंस को समझने के लिए एक से ज़्यादा रेफरेंस, रेफरेंस क्या है, एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कह सकते हो, है ना। रेफरेंस बड़ा सिंपल सी चीज़ है, या एग्जाम्पल कह दो, या कह दो कि एक तरीके से एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे और उस रिलेशन में समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम रेफरेंस कह रहे हैं। ऑलराइट, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस रिलेटिविटी में समझना ही रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड। ऑलराइट, तो जब जैसे यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों एग्जाम्पल में दिया है, इन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए जब हमें पहली बार सील मिली, याद है आपको, मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसमें मैंने जिक्र किया कि कनिंघम के पास एक अंग्रेज एक सील लेके आया था। तो जैसे ही पहली सील कनिंघम के पास लाई गई, तो उस समय तक क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट हैड अ कॉन्टेक्स्ट इन विच टू प्लेस इट। अब कैसे समझें उसको, पॉसिबल नहीं था समझना, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के पास में एक टाइम फ्रेम था और उस टाइम कनिंघम के पास 6th सेंचुरी का टाइम फ्रेम था। तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसने उसको पुट करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया, है ना। तो बाद में क्या हुआ, बाद में इस चीज़ को जब ये एक्सकेवेशंस अच्छी बढ़ी आगे और डेट पीछे चली गई, तब फिर वो रेफरेंसेस को चेंज करेंगे और फिर वो क्या करेंगे, एक कल्चरल सीक्वेंस में उसको फिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फिट और दे आर ट्राइंग टू फिक्स और फिट दैट ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द कल्चरल सीक्वेंस इन विच इट वॉज फाउंड। अब जैसे वो सील जो मिली थी, तो अब वो कोशिश करेंगे कि उस सील को हड़प्पा के एक कल्चरल सीक्वेंस में फिट करने की कोशिश करें कि माइट भी ये सील ट्रेड कॉमर्स के दौरान इस्तेमाल हुई होगी, लोकल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड जो कुछ भी हुआ होगा उसके कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुई होगी, या फिर ऐसी ही सील हमें मेसोपोटामिया में मिली है। तो उसका कल्चरल सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ट्रेड से क्यों इस्टेब्लिश हो रहा है, क्योंकि आपको इंडिया में सील मिली, साथ ही साथ उनको सेम सील मिल गई मेसोपोटामिया में। तो जब मेसोपोटामिया में और इंडिया में दोनों जगह सील मिली और ये पता चल गया मेसोपोटामिया में कि मेसोपोटामिया की सील नहीं है लोकली वो, और इंडिया में सिमिलैरिटी हो रही है उसकी, इसका मतलब इंडिया में बेसिकली या इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेसिकली वो सील बनी हुई होगी, या किसी ऑब्जेक्ट को वहाँ डिनोट करवाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं मेसोपोटामियन फाइंडिंग्स से, और इस तरीके से उसको फिर इंडियन सीक्वेंस में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो वो सील जैसे भारत में मिली, अब भूल गए, फिर याद आया खुदाई के दौरान कि ऐसी सील तो मेसोपोटामिया में मिली थी। ओके, फिर मेसोपोटामिया में उन्होंने देखा तो मेसोपोटामिया में तो कोई मेटल मिलती नहीं थी, वो समझ गए कि मेसोपोटामिया में तो मेटल की स्कैरसिटी थी, मेटल बाहर से मंगाते थे, तो वहाँ की सील नहीं होगी। फिर मेसोपोटामिया के टैबलेट से भी ये पता चल गया कि ये सील यहाँ नहीं ऐसे बनती थी। ऑलराइट, तो फिर इनको समझ में आया कि इंडिया में ज़्यादा बल्क में सील मिल रही है ये वाली, इसका मतलब इंडिया में ही बनी होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बनी होगी। तो फिर इंडियन कंटेक्स्ट में उसको फिट कर दिया इन लोगों ने। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर तो अभी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। क्लासिफिकेशन में आप देख लिया कि मटेरियल के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पर और उनके कंटेक्स्ट के बेसिस पर तमाम समस्याएं आ रही हैं इनको आर्टिफैक्ट्स को फिट करने की। दूसरी आ रही थी इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, कि जो कोई भी चीज़ मिल रही है, अब स्टोरी तो क्लियर नहीं है और ज़्यादातर एक्सकेवेट करने वाले लोग यूरोपियंस ही हैं, तो ये यूरोपियन लोग इंडियन कल्चर, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, सोसाइटी से उतने ज़्यादा फैमिलियर भी नहीं थे। अब जब फैमिलियरिटी नहीं है, सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट या स्टोरी हमारे पास है नहीं जिसको डिकोड करके हम
इसको समझ सकें, तो फिर क्या होगा, तो फिर इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे आर्कियोलॉजिस्ट, यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट उस समय। इनफैक्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ भी वही समस्या है काफ़ी हद तक। तो इंटरप्रिटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है? द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। तो सोसाइटी में तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत लगाया इन्होंने जुगाड़ कि सोसाइटी माइट भी लिबरल रही होगी। पॉलिटिकल सिस्टम में भी इन्होंने कोशिश करी ये लगाने की कि पॉलिटिकल सिस्टम में या तो कोई क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी लगा दी इन्होंने, या तो कोई एक सिंगल स्टेट रहा होगा या इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट्स के हिसाब से उन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी लगा दी। सबसे ज़्यादा इनको इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम कहाँ आई? जब रिलीजियस कंटेक्स्ट की चीज़ें मिलनी शुरू हुई, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हड़प्पा की, इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ कि उसको इंटरप्रेट कर पाएँ। क्यों? अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स वर सीम्ड अनयूजुअल और अनफैमिलियर। तो जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट को अनयूजुअल या अनफैमिलियर मीन्स टू से, फॉर एग्जांपल कोई सील मिल रही है, उसमें कोई एक ऑब्जेक्ट डिपिक्टेड है। अब उस ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा है इन लोगों ने, तो पहली बार देखा तो इसलिए वो फैमिलियर नहीं है। दैट इमेज, दैट ड्राइंग which is engraved in that particular seal is completely unfamiliar to these people. अब अनफैमिलियर होने की वजह से इनको क्या लगता था हमेशा कि उसका कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। जब हमारे कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम उसको धर्म से ज़्यादा जोड़ते हैं, क्योंकि एक तरीके से ऐसा पोर्ट्रेट भी किया गया है कि जो समझ में ना आए वही धर्म है। ज़्यादातर ऐसा है कि नहीं? और या फिर छोड़ दो, जो चीज़ समझ में ना आए हो सकता है वो धार्मिक ही होंगी, कुछ कुछ इस तरीके का माइंडसेट। तो इन लोगों को जब कोई ऐसी अनफैमिलियर या अनयूजुअल चीज़ मिली तो उसको उन्होंने कह दिया कि वो रिलीजियस सिग्निफिकेंस की रही होगी। ये नहीं कह रहे हैं कि ये है ही, बट उनको यही लग रहा है कि यार अब इसको कहाँ रखें, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस का रहा होगा। सो दीज इंक्लूडेड टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ वुमेन। अब आपको क्या है कि कुछ वुमेन्स की स्टैचूज मिली हैं, टेराकोटा फिगरीन यानी मिट्टी की बनी हुई छोटी छोटी मूर्तियां जो है, फिगरीन्स मिली हैं वुमेन्स की, जो बहुत ही हैविली ज्वेल्ड, जिनमें मतलब अच्छी खासी उन्होंने पूरे शरीर में, अपनी पूरी बॉडी में ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण पहन रखे हैं। पूरी बॉडी, द होल बॉडी इज डेकोरेटेड विथ द हैवी ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी। तो हेड ड्रेस वगैरह पूरा लगाया हुआ है, तो सर से लेके पाँव तक आप देखोगे कि ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में वो वुमेन फिगर जो है वो पूरा डेकोरेटेड है। ऑलराइट, सो दीज वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेस। अब इनको समझ में नहीं आया कि कौन रहा होगा, तो या तो क्वीन रही होगी, पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट करने की कोशिश करी होगी इन्होंने, बट कहाँ से कर दें, कोई ऐसा डिपिक्शन पॉलिटिकल सीन का क्लियर नहीं कर रहा था। तो फिर इनको लगा होगा कि माइट भी ऐसा हुआ होगा कि इतनी हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रही हो और इसको देवी के तौर पर पूजा गया होगा, यहाँ पे मदर गॉडेस होगी ये। ऑलराइट, सो इन्होंने उसको मदर गॉडेस कह दिया। रेयर स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर। तो एक ऐसी रेयर स्टोन स्टैचुरी, एक इस तरीके से छोटी सी मूर्ति मिली है एक व्यक्ति की, जो कि क्या है, क्रॉस लेग किए हुए बैठा है। उसका एक जो पैर है घुटने से मोड़ के, जैसे होते हैं ना हम लोग, ऐसा आपने देखा होगा भगवान शंकर बैठते हैं, है ना, तो वो एक पैर क्रॉस लेग करके, एक पैर नीचे की तरफ करके इस तरीके से बैठे हुए होते हैं। तो नी से, घुटने से एक क्रॉस है और एक नीचे की तरफ है, तो इस तरीके के पोस्चर में एक पर्सन बैठा हुआ है ना। उसको उन्होंने कोशिश करी कहने की माइट भी या तो ये प्रीस्ट किंग होगा या फिर वो वाला प्रीस्ट किंग होगा, दाढ़ी वाला जो मिला है, तो उसको प्रीस्ट किंग बनाने की कोशिश की। ऑलराइट, तो मतलब ये कोशिश कर रहे हैं वो इंटरप्रेट करने की अपने एंगल से। ऑलराइट, इन अदर इंस्टेंसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस। कुछ कुछ कंडीशन में उन्होंने जो भी आर्टिफैक्ट्स ऐसे मिले उसको उन्होंने कहाँ पे रख दिया कि इनका कुछ ना कुछ रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस रहा होगा, यानी किसी ना किसी तरीके के ये पूजा पद्धति, रिचुअल या कर्म कांड करने में इस्तेमाल होते रहे होंगे। दीज इंक्लूड द ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगा एंड लोथल। तो ग्रेट बाथ तो हमने पढ़ लिया है, ग्रेट बाथ इनके बिल्कुल समझ में नहीं आया। जब बिल्कुल समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने देखा कि घर के अंदर भी बाथरूम बने हुए हैं। अच्छा, मेसोपोटामिया से कहीं उन्नत टाउन प्लानिंग दिख रही है, टाइम फ्रेम सिमिलर है, इनफैक्ट थोड़ा पहले ही ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट यहाँ पे जो शुरू था वो काफ़ी पहले से शुरू था। तो मेसोपोटामिया के समकालीन होने के बावजूद इतनी डेवलप टाउन प्लानिंग, और वहीं पर मेसोपोटामिया के लोग कैसे उबड़ खाबड़ घर बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है और घरों के अंदर जो ड्रेनेज है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इस तरीके से जब इन्होंने देखा कि हर घर के अंदर भी बाथरूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो फिर इस तरीके का एक ग्रेट बाथ बनाने की क्या ज़रूरत थी इनको।
अब वो चीज़ मिस्ट्री में ही रह गई, तो उन्होंने इसको कहाँ रख दिया, इन्होंने उसको रिचुअल से जोड़ दिया कि माइट भी कुछ ऐसी रिचुअलिस्टिक सेरेमनी होती रही होगी जिस दौरान ग्रेट बात का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा इनको धर्म तो मिलता नहीं है, रिलीजन कहीं भी देखने को नहीं मिला या रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखने को नहीं मिल रही हैं, लेकिन फायर अल्टर्स देखने को मिल रहे हैं। फायर अल्टर्स क्या होते हैं, यज्ञ वेदियाँ, यज्ञ कुंड, हवन कुंड, तो वहाँ पर माइट भी इन्होंने हवन हवन किया होगा। ठीक है, तो अब फायर ऑल्टर तो है, कालीबंगा और लोथल नाम की जगहों पर फायर ऑल्टर तो है, लेकिन किस तरीके के रिलीजियस इंक्लिनेशन वाले लोग थे ये कंफर्म नहीं होता है। अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस बाय एग्जामिनिंग सील्स। तो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं वो तो है ये, इसके अलावा जो सील है, सील में जितने भी डिपिक्शंस हैं, यानी सील में डिपिक्शंस का मतलब है जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जो भी डिपिक्शन का मतलब देखना या एक तरीके से शो होना, ठीक है, डिपिक्शन दर्शाना। तो सील में जो कुछ भी डिपिक्शंस दिए गए हैं, उन डिपिक्शंस को एग्जामिन करने के बाद या सील को एग्जामिन करने के बाद भी वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि माइट भी यहाँ पर भी सील में भी वो क्या है, कुछ ना कुछ रिचुअल सीन बनाने की कोशिश की हड़प्पन लोगों ने। ठीक है, और अगर प्लांट मोटिव्स हैं, यानी कि प्लांट की इमेजेस, मोटिव वर्ड को मैंने पहले भी आपको समझाया है कि मोटिव का मतलब सिंपली कुछ ड्राइंग्स या इमेजेस, तो प्लांट मोटिव हैं या एनिमल मोटिव हैं, तो उसको भी वो कोशिश कर रहे हैं क्या कि माइट भी ये लोग नेचर वर्शिप रहे होंगे, नेचर वर्शिपर रहे होंगे। नेचर वर्शिपर में क्या होता है, आज के डेट में भी आप देखते हैं कि भारत में जो पूजा पद्धतियाँ हैं, इन पूजा पद्धतियों में प्लांट वर्शिपिंग बहुत कॉमन है, प्लांट वर्शिपिंग और एनिमल वर्शिपिंग कॉमन है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पौधे हैं जिन पौधों की हम, बरगद हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इनकी हम पूजा करते हैं, रिचुअल्स इनके साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन एनिमल्स के साथ में रिचुअल वर्शिपिंग्स जुड़ी हुई हैं। इनफैक्ट कायदे से तो वैसे एक तरीके से ये एक पैटर्न है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट हो एनिमल हो, उसमें एक तरीके से क्या है, भगवान या गॉड या उस सुप्रीम एनर्जी को ही देखना। तो ये क्या है, इस इंडिकेशन को भी आर्कियोलॉजिस्ट इसी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि वो प्लांट मोटिव हो या एनिमल मोटिव हो, तो उनमें भी ये क्या कर रहे हैं, ये लोग एक तरीके से नेचर वर्शिप के कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स एज पर द आर्कियोलॉजिस्ट द हड़प्पन पीपल्स वर नेचर वर्शिपर एंड दे ट्राई टू सी द नेचुरल फोर्स इन एवरी प्लांट और एनिमल। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण यहाँ पे क्या दिया गया है, एनिमल में वन हॉर्न एनिमल ऑफन कॉल्ड द यूनिकॉर्न। तो यूनिकॉर्न, अब या तो यूनिकॉर्न उन्होंने देखा होगा, भगवान जाने कि कहाँ से उन्होंने यूनिकॉर्न देखा होगा, क्योंकि अगर आप सील में भी कोई चीज़ डिपिक्ट कर रहे हैं तो या तो वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आपके होगी, और प्रैक्टिस में है तो आपने कहीं ना कहीं उसको देखा होगा। मतलब ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ कि या तो आपने उसको देखा होगा इमेजिनेशन में, या फिर वो आपके प्रैक्टिस में कुछ बहुत बहुत पहले से चली आ रही होगी, तब तो आप उसको मटेरियली कहीं ना कहीं अपने यूज़ में, अपनी डेली लाइफ के पैटर्न में शो करोगे, यूज़ करोगे। तो यस, यहाँ पर यूनिकॉर्न जो देखने को मिला है ना, वो चीज़ भले कुछ भी हो, माइथोलॉजिकल ही हो, लेकिन माइथोलॉजिकल में भी कुछ एक स्टोरी भी बनती है, तो वो स्टोरी अगर एजम्पशंस के बेसिस पर भी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक चीज़ रहती है ना। अब हम कहते हैं चलो इमेजिनेशन भी है, तो उस इमेजिनेशन को कहाँ से एक बल मिला होगा, उस इमेजिनेशन को कहाँ से एक कह दो कैटलिस्ट या थ्रस्ट मिला होगा। ये तो सिंपली मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि आप सोचते चले जाओ तो सोचते ही चले जाओ, है ना, कहीं ओर छोड़ नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, इन सम सील्स अ फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग इन अ योगिक पोस्चर। तो जैसे अभी वो पशुपतिनाथ की हम बात कर रहे थे, तो कुछ सील में पशुपतिनाथ जैसा कोई एक व्यक्ति है, मतलब एक योगिक पोस्चर में क्रॉस लेग करके एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है, समटाइम्स सराउंडेड बाय एनिमल्स, उसके आसपास कई सारे एनिमल्स हैं। तो अब इस तरह के यौगिक पोस्चर वाले पर्सन को इन्होंने क्या कहा कि माइट बी ए प्रोटोशिवा। मतलब दे आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट, क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरप्रेट कर रहे हैं क्योंकि उस जमाने में, प्रेजेंट डे में क्या है, शिवा इस तरीके से बैठते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि माइट भी शिवा का इनिशियल वर्शिपेबल फॉर्म रहा होगा। प्रोटो शिवा, प्रोटो वर्ड यहाँ पे इंडिकेट क्या कर रहा है, पहले का, मतलब शिवा की इनिशियल वर्शिपिंग इस रूप में होती रही होगी यहाँ पर। ऑलराइट, दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डिटीज ऑफ हिंदुइज्म। क्लियर हो गया कि हिंदुइज्म की एक डिटी है ना शिवा, एक मूर्ति है शिवा, देवता है शिवा, तो उनका जो सबसे पुराना मूर्ति पूजा का रूप रहा होगा
वो यहाँ पर शो करने की कोशिश की। इसके अलावा कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंग, बहुत सारे ऐसे कोनिकल स्टोन मिले हैं। तो ये जो कोनिकल स्टोन शेप ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कहाँ पर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आज के जो हम लिंग पूजा करते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, तो लिंग से इसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिसेंबल करने की या उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द एजम्पशंस दैट लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल विद अर्लियर वंस। तो ये इसलिए एजम्पशंस ऐसे हो रहे थे क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़, ये बड़े जो पैराग्राफ है बड़े इजी कर रहा है आपके इस इंटरप्रिटेशन को, क्योंकि जो आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, इन आर्टिफैक्ट्स की यूटिलिटी, उपयोगिता जो है वो कुछ इस तरीके से रिलेट हो रही थी कि बाद के जो ट्रेडिशन हैं वो ट्रेडिशंस जो है पहले के ट्रेडिशंस के साथ में सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर उनका एजम्पशन ये था कि ये पहले एग्जिस्ट करते थे और वही ट्रेडिशन आज भी थोड़े बहुत चेंज फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उनका ये एजम्पशन था इंटरप्रेट करने के दौरान कि हड़प्पन रिलीजियस प्रैक्टिसेस आज भी चल रही हैं, हाँ थोड़े बहुत उनमें चेंजेस आ गए हैं। सो दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन मूव फ्रॉम नोन टू द अननोन। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि नोन टू अननोन मतलब हम किसी चीज़ को नहीं समझ रहे हैं तो उसको कैसे समझने की कोशिश करें या उसको कैसे लिंक करें जिस चीज़ से हम जानते हैं, जिस चीज़ से हमारा इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है, तो उसी से जोड़ के ये कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट को हम प्रेजेंट से लिंक करने की कोशिश करें और कुछ भी नहीं। ऑलराइट, सो व्हाइल दिस इज प्लॉजिबल इन द केसेस ऑफ स्टोन क्वेंस एंड पॉट्स, इट बिकम मोर स्पेकुलेटिव व्हेन वी एक्सटेंड टू द रिलीजियस सिंबल्स। कुछ चीज़ों में ये आसान है कि आज की जो प्रैक्टिसेस है, इन प्रैक्टिसेस को पुरानी प्रैक्टिसेस के साथ रिलेट कर देना, या पुरानी जो चीज़ें मिल रही हैं, पुरानी जो प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, उनसे मिलती जुलती आज की प्रैक्टिसेस जो है उनके साथ उनको लिंक करके इंटरप्रेट कर देना, इट इज़ ईजी। तो कुछ हद तक ये चीज़ें जब हम स्टोन क्वेंस या कुछ इस तरीके की चीज़ें पाते हैं तो आसान है, क्योंकि बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, इनफैक्ट 100% सिमिलैरिटी है, बस शेप और स्ट्रक्चर में बस अंतर हो गया है, बाकी यूटिलिटी वही है। लेकिन जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आती है, रिलीजियस सिंबल की बात आती है, तो यहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश नहीं होती है, 100% सिमिलैरिटी इस्टेब्लिश नहीं होती है। हाँ, कुछ हद तक 10% 5% होता है ना कि चलो कुंडली मिलाते हैं ना, तो 36 के 36 गुण नहीं मिल रहे हैं तो भैया 10 गुण भी मिल रहे हैं तो शादी करा दो। तो कुछ ऐसे ही कोशिश ये कर रहे हैं यहाँ पे कि 10 गुण भी मिल रहे हैं, मतलब रिलीजियस सिंबल में दो ऐसे सिंबल्स में कुछ भी मैचिंग हो रही है तो कह दिया कि हाँ शिवा वाली पूजा पाठ हो रही होगी या कुछ ऐसा ही। लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस। अब ये क्या कह रहे हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अभी आपने देखा कि जो पशुपतिनाथ या जो प्रोटो शिवा वाली बात थी, उस प्रोटो शिवा को बाद में पहले तो उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब वैदिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ भी उसको प्रूफ करने की कोशिश की, रिसेंबल करने की कोशिश की, तो वो पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हो रहा था। तो वही ये कह रहे हैं लेट अस लुक फॉर इंस्टेंस। उदाहरण के लिए प्रोटो शिवा जिसकी बात कर रहे हैं अभी, जो प्रोटो शिवा सील मिली, जिस सील में जो वो पर्सन यौगिक पोस्चर में बैठा हुआ है जिसको इन्होंने प्रोटो शिवा कह दिया, तो उन्होंने क्या कहा था कि कुछ भी नहीं, ये कौन पर्सन है, ये पर्सन माइट भी शिवा है। तो उन्होंने क्या किया, फिर देखा वैदिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, यानी वेदास के जो टेक्स्ट हैं, जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेदा, जो कि 1500 से 1000 बिफोर कॉमन एरा के आसपास लिखा गया होगा। तो वेद में, ऋग्वेदा में रुद्र नाम के एक देवता का जिक्र है। ऑलराइट, बाद में क्या हुआ, ये माना गया कि रुद्र भी कुछ नहीं, कौन है, शिव ही है। शिव का ही एक अन्य नाम कौन है, रुद्र है। ऑलराइट, और बाद में भी क्या हुआ, इन लेटर पुरानिक ट्रेडिशंस, पुरानिक ट्रेडिशन आप समझ रहे हो ना, ये आपके चैप्टर 4 में क्लियर होगा जब थिंकर्स बिलीफ ट्रेडिशन पढ़ोगे आप। पुराण क्या है, पुराण आर 18 पुराण हैं पूरे हमारे यहाँ भारत देश में। तो जो हमारा वैदिक लिटरेचर है इसमें पुराण है। पुराण मतलब ओल्ड स्टोरीज, पुराण नाम ही है, पुराना, ओल्ड, ठीक है। तो पुराण, यही पुराण वर्ड जो है ये पुराने से आता है, पुराना जो शब्द हम और आप इस्तेमाल करते हैं ना कि ये तो बहुत पुरानी चीज़ है, वैसे ही ओल्ड स्टोरीज को हम पुराण बोलते हैं। तो देयर आर 18 ओल्ड स्टोरीज और स्टोरी बुक्स कह दो, ये तो एक कहानी नहीं है, बल्क में है ये, ठीक है। तो मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण, इस तरीके से करके 18 पुराण है टोटल। तो पुरानिक ट्रेडिशन में भी ये जो रुद्र है और शिव है इनका मेंशन है। तो ये प्रोटो शिवा सील को जब इस रुद्र के साथ में मैच करने की कोशिश की गई, तो अनलाइक शिवा, रुद्र इन द ऋग्वेद इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति
एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर, नॉर एज योगी। तो जो ऋग्वेद के रुद्र देवता हैं वो ना तो ऐसे एनिमल हैं जो पशुपति के साथ में सिमिलैरिटी रखते हैं, ऑलराइट, ना योगी की तरह सिमिलैरिटी, ना तो वो एक योगी हैं, मतलब कोई ऐसा यौगिक डिपिक्शन नहीं मिलता उनका, जबकि ऐसा नहीं है, होना चाहिए। तो यौगिक डिपिक्शन नहीं मिलता और ना पशुपति वाला कोई गुण मिलता है, ऑलराइट। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र। पशुपति का डिपिक्शन रुद्र के डिपिक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करता, शिवा के डिपिक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो इस केस में फिर ये कहाँ जाएगी कहानी, इस केस में फिर कहानी दूसरी तरफ मुड़ जाएगी। सो इन दिस देन पॉसिबली अ शमन एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। कुछ फिर विद्वानों ने कहा होगा कि अच्छा यार अभी तो सरदर्द हो गया बहुत ज़्यादा, है ना, इनका रिलेशन करते करते माइट भी ये लोग कुछ नहीं शमन रहे होंगे। शमन, अब ये शमन कौन है, तो शमन जो है वही पैराग्राफ आ गया यहाँ पे। तो शमन कौन लोग रहे होंगे, शमन एक तरीके के क्या होता था कि जो ट्राइबल कल्चर होता था, तो उस ट्राइबल कल्चर में या जब छोटी सोसाइटी होती थी तो उस छोटी सोसाइटी में क्या होता था कि ओझा, झाड़ फूंक टाइप करने वाले जो लोग होते थे, है ना, तो पुराने ज़माने की एक तरीके से कह दो कि बहुत बाबा टाइप के जो लोग होंगे, है ना, तो ऐसा माना जाता था कि इनके पास कुछ डिवाइन पावर है एंड दे कैन हैव दे कैन एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन दिस प्लैनेट एंड द अपर प्लैनेट्स। जो एक इनविजिबल वर्ल्ड है उसके साथ में बहुत आसानी के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इन लोगों को बुलाया जाता था जब कभी तबीयत ख़राब हो जाती थी लोगों की, तो ये शमन को बुलाया जाता था। और शमन लोग क्या करते थे, शमन फिर अपना बढ़िया उपले उपले जला वला के उसमें मंत्र वंत्र फूक फाक के और कुछ, है ना, फिर बाकायदा पढ़ते पढ़ते थे ऐसा हाथ वाथ हिला के और फिर बताते थे कि देखो ऐसा है, ऐसी ऐसी समस्या आई है। तो माइट भी इनको लगा होगा कि वो जो सील में बना हुआ है वो शमन होगा और बाद में ऋग्वेदास में रुद्र और शिवा आए होंगे। तो रुद्र और शिवा अलग हो गए और वो व्यक्ति क्या था, शमन था। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दे आर, है ना, कहीं की ईंट कहीं का अरोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ होती है कि कुछ भी करके हमको क्या करना था, बस इंटरप्रेट करने की कोशिश करनी थी। सो दिस इज द प्रॉब्लम और दीज आर द प्रॉब्लम। दो तरीके से प्रॉब्लम है, आर्टिफैक्ट्स को क्लासिफाई कैसे करना है और इंटरप्रेट कैसे करना है। ये दो बड़ी समस्याएं हैं जिनको आपको लिखना होगा पेपर में, जब पेपर में आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। कोई डाउट आता है तो बताइए। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके एमसीक्यू और डीसीएस में जल्दी से लाने की कोशिश करता हूँ। डीसीएस पहले कर लेंगे हम, डाउट क्लियरिंग सेशन अगर आपको पढ़ लो पहले लगेगा तो डाउट वाली बात हो जाएगी, और एमसीक्यू तो मैं अवेलेबल कराता हूँ जल्दी से, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर। और हाँ, अब अगला चैप्टर जो रहेगा वो एक कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में रहेगा, छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं आएंगे। एक दो दिन का गैप लगेगा, लेकिन अगले एक दो दिन के गैप के अंदर मैं आपको जो किंग फार्मर्स और टाउन है उसका कंप्लीट लेक्चर दे दूंगा, उसको आराम से पढ़ते रहना। जरूरी नहीं कि पूरा लेक्चर एक बार में देखो, एक एक दो दो टॉपिक करके अपनी सहूलियत के हिसाब से देखना, तुम्हें जितना जल्दी खत्म करना होगा। क्योंकि अब मुझे क्या है कि कम समय में अगले एक दो महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन गो, इस तरीके से हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। पॉल साइंस भी जल्दी से लेके आते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ में, जल्दी से और फैल जाइए, अपने परिवार को बड़ा करिए यहाँ पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिटेड हों। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।